वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ थॉमस शेल्बी, जहां हर मूव एक गेम है और हर एपिसोड एक वार्निंग। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप ऐसे शहर में हो जहां दोस्ती और दुश्मनी के बीच बस एक गोली का फासला हो और जहां हर मुस्कान के पीछे छुपी हो एक चाल, तो क्या आप उस खेल का हिस्सा बनना चाहेंगे? आज हम लेकर आए हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 का एपिसोड 4। एक ऐसा एपिसोड जिसमें पॉलिटिक्स है, बदला है और साजिशें भी। लेकिन सबसे खास बात है टॉमी शेल्बी की सोच। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नई कहानी के साथ। फ्रेडी और आडा अब ऑफिशियली पति पत्नी बन चुके हैं। दोनों एक नाव में बैठकर कहीं जा रहे हैं। फिर फ्रेडी अपने एक साथी से मिलता है जिसे वो 200 पाउंड देता है। ये कोई साधारण लेन देन नहीं है। ये पैसा उस क्रांति को ताकत देने के लिए है जिसे फ्रेडी बरसों से जला रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब ये क्रांति सिर्फ बर्मिंघम तक सीमित नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय हो चुकी है। दूसरी तरफ टॉमी अपने काम में व्यस्त है। वो अपने बिजनेस वाले अड्डे की ओर जा रहा है, लेकिन उसे क्या पता, उसके दुश्मन हर कदम पर उसका इंतजार कर रहे हैं। ली फैमिली के कुछ लोग एक बड़े से बॉक्स में छुपे हुए हैं, जैसे शिकारी अपने शिकार के लिए सांस रोके बैठा हो। टॉमी अड्डे पर पहुंचता है और पूछता है जॉन कहाँ है। पॉली बताती है कि जॉन पब में है, कुछ जरूरी मीटिंग करना चाहता है। ये सब एक छोटा बच्चा चुपके से देख रहा होता है। एक और बात, वहाँ सिर्फ एक आदमी अभी तक शिफ्ट पर है, बाकी सब अपने घर जा चुके हैं। टॉमी और पॉली पब की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन यही वो लम्हा है जब हमला होने वाला है। टॉमी के जाते ही वो खबरी बच्चा चुपचाप दरवाजा खोल देता है। ली फैमिली के लोग बॉक्स से बाहर निकलते हैं और घर के अंदर आते हैं और जोर से अंदर वाले दरवाजे को तोड़कर घुस जाते हैं। अंदर सिर्फ एक अकेला आदमी होता है। उसे बांध दिया जाता है और अड्डे के सारे पैसे लूट लिया जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है, ये वही पैसा है जो आर्थर ने चेल्टनहम में ली फैमिली से छीना था। अब ली फैमिली ने अपने अंदाज में उसका बदला ले लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है पब की एक शांत सी केबिन में। जॉन की आंखों में उदासी साफ झलक रही होती है। उसका चेहरा थका हुआ है और वो अपने बच्चों की चिंता में डूबा है। यही मुझे पहली बार पता चलता है कि जॉन की शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। डेथ का रीजन किसी एपिसोड में नहीं बताया गया है। क्या आप लोगों को पहले से ये बात पता थी? कमेंट में जरूर बताना। जॉन अपनी परेशानी जताते हुए कहता है, मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों को फिर से माँ मिल सके। पॉली उससे पूछती है कौन है वो लड़की, और जब जॉन जवाब देता है लिजी स्टार्क, तो केबिन में एक अजीब सी हंसी गूंजती है। टॉमी, आर्थर और पॉली तीनों हंस पड़ते हैं। यही तो होता है जब घर का सबसे छोटा बेटा खुद के लिए कोई बड़ा फैसला लेता है तो बड़े उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मैंने सही कहा ना? लिजी स्टार्क का नाम सुनते ही सबका चेहरा बदलता है, क्योंकि लिजी एक प्रोस्टिट्यूट रह चुकी है। ये बात सब जानते हैं, जॉन भी। पॉली जब ये बात धीरे से जॉन को बताने की कोशिश करती है तो जॉन के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। जॉन कहता है, अगर किसी ने उसे उस नाम से बुलाया तो मैं उसी पल अपनी बंदूक निकालकर उसके मुंह में गोली ठोक दूंगा। ये कोई फैसला नहीं था, ये जॉन का एक इमोशनल ब्लास्ट था। इससे दो बातें साफ होती हैं, या तो जॉन लिजी से सच्चा प्यार करने लगा है, या फिर वो उस फिजिकल अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठा है, जैसा अक्सर घर का सबसे छोटा बेटा कम उम्र में कर बैठता है। जॉन टॉमी की ओर उम्मीद से देखता है और एकदम नर्म होकर कहता है, टॉमी, क्या तू मेरी मदद करेगा? क्योंकि उसे पता है टॉमी कभी इमोशनल जजमेंट से फैसले नहीं लेता, और शायद यही वजह है कि जॉन को सबसे ज्यादा भरोसा टॉमी पर है। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब आए, पब में अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आता है और कहता है, ली फैमिली ने अड्डे पर हमला कर दिया है और सब कुछ लूट लिया। अब सीन बदलता है और जो नजारा वहां दिखता है वो सबको हिला देता है। पूरा अड्डा लूटा जा चुका है। नोटों की गड्डियां, कैश बॉक्सेस, सब गायब। लेकिन तभी टॉमी की नजर एक चीज पर टिक जाती है, एक वायर कटर। बस यहीं से टॉमी का दिमाग उस पुराने मंजर की ओर दौड़ जाता है। टॉमी धीमी आवाज में कहता है, ली फैमिली का एक आदमी फ्रांस की जंग में हमारे साथ था। ये हमारा पुराना तरीका है। ग्रेनेड को नाजुक तार से जोड़कर छुपा देते थे और पीछे वायर कटर छोड़ जाते थे। ये जाल था, मौत का जाल। अब सबकी सांसें थम जाती हैं।
जॉन जल्दी से पॉली को हिलने से मना करता है। हिलना मत पॉली, बिल्कुल मत हिलना। और खुद आर्थर के साथ हल्के कदमों से कमरे में ग्रेनेड की तलाश शुरू करता है। इस पूरे सीन में एक सन्नाटा है, सिर्फ सांसों की आवाज और टेंशन की चुप्पी। टॉमी की आंखें अब पूरी जगह को स्कैन कर रही हैं। वो रुकता है और कहता है, वेट, अगर ग्रेनेड यहीं होता तो अब तक फट चुका होता। बुलेट पर मेरा नाम लिखा था, इसका मतलब उनका निशाना सिर्फ मैं हूँ। पूरा कमरा अब टॉमी को घूरने लगता है। एक डर, एक चिंता और एक सवाल कि अब क्या होगा। टॉमी का चेहरा एकदम शांत लेकिन गंभीर हो जाता है। अब सीन कट होता है। टॉमी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर पहले से टॉमी का छोटा भाई फिन बैठा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारी एक्टिंग कर रहा हूँ टॉमी। और उसी पल टॉमी का दिमाग एक सेकंड में सैकड़ों मील दौड़ जाता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, चेहरे पर शक की लकीरें बन जाती हैं। क्या ली फैमिली ने गाड़ी में भी जाल बिछाया है? टॉमी बहुत ही शांत आवाज में कहता है, बाहर आ जाओ फिन, धीरे से। लेकिन बच्चा है ना समझ शैतान। वो झटके से गाड़ी से कूद जाता है। तार खिंचती है और टिमटिमाता है मौत का निशान, एक ग्रेनेड। टॉमी बिना एक पल गंवाए वो ग्रेनेड उठाता है, वो उसे फेंकता है और एक जोरदार धमाका होता है। धूल, धुआं, सन्नाटा। टॉमी की सांसें तेज चल रही हैं, सीने की धड़कनें जैसे पूरे सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुकी हों। और फिर वो फिन की तरफ देखता है। बच्चा डरा हुआ है। टॉमी आगे झुककर बस एक बात कहता है, इसलिए मेरी एक्टिंग कभी मत करना, कभी नहीं। अब यहाँ रुको दोस्तों, क्या आपने भी ये नोटिस किया? ये सीन सिर्फ एक बच्चा और एक ग्रेनेड नहीं था। ये सीन था उस फर्क का जो टॉमी शेल्बी बनना और उसकी एक्टिंग करना, इन दोनों में है। डायरेक्टर हमें दिखाना चाहते हैं कि टॉमी शेल्बी बनना मतलब मौत की आंखों में आंखें डालकर चलना, हर वक्त अपनी जिंदगी को हथेली पर लेकर डिसीजंस लेना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले सीन की, जहां धमाका थम चुका है लेकिन टॉमी की चालें अब शुरू होती हैं। टॉमी अपने एक आदमी के साथ जाता है ली फैमिली की एक लीड औरत से मिलने। जैसे ही दोनों आमने सामने होते हैं, टॉमी की आवाज धीमी मगर असरदार होती है। हम दोनों के बीच का टकराव हमें बर्बाद कर सकता है। अभी अभी एक बच्चे की जान जाते जाते बची है, सिर्फ एक छोटा बच्चा। ये लाइन सुनते ही माहौल अचानक पर्सनल हो जाता है। फिर टॉमी अपनी जेब से एक बुलेट निकालता है। ध्यान दो, ये सिर्फ बुलेट नहीं है, ये एक पैगाम है, एक प्रस्ताव। इस पे नाम लिखा है किम्बर। टॉमी उस औरत को बुलेट दिखाता है। मैं किम्बर को धोखा देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। उसके सारे रेस कोई और चलाता है। एकदम कोल्ड, कैलकुलेटेड कन्फेशन। टॉमी आगे कहता है, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो समझदार भी हों और ताकतवर भी। अब वो औरत थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन तभी टॉमी की बातों में एक और राज खुलता है। तुम्हारी माँ और मेरी माँ, उनका आपस में रिश्ता था। बस ये मोड़ पूरे सीन को बदल देता है। अब बात सिर्फ बिजनेस की नहीं रही, अब ये एक फैमिली नेगोशिएशन बन चुकी है। अब सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ एक बुलेट का लेन देन नहीं था, ये एक इनविटेशन था, किसी दुश्मन को दुश्मन बनाए रखने के बजाय उसे पार्टनर बना लेने की चाल। टॉमी जानता है कि सीधी लड़ाई से दोनों परिवार तबाह हो सकते हैं, इसलिए वो इमोशनल लेवरेज लेकर डील करने उतरता है। और ये बात कि उनकी माओं के बीच कोई रिश्ता था, ये एक साइकोलॉजिकल ब्रिज है, एक ताले में चाबी जैसा। वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक ऐसी जोड़ी है जो सिर्फ जीना चाहती है, बिना किसी पॉलिटिक्स के। अब हम आते हैं फ्रेडी और एडा पर। एक छोटा सा कमरा, जैसे बस किसी तरह जीने की कोशिश की जा रही हो। आदर्शों और जरूरतों की टकराहट अब इनकी जिंदगी में साफ दिखती है। एडा थोड़ा गुस्से में है, उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन है और डर भी। एडा कहती है, तुमने उस आदमी को पैसे दे दिए, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि हम कैसे गुजारा करेंगे? हम एक छोटे कमरे में रह रहे हैं और एक बच्चा आने वाला है फ्रेडी। दोस्तों, जरा सोचिए, यहाँ कोई विलेन नहीं है, बस दो लोग हैं जो जिंदगी को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। फ्रेडी एक आइडियलिस्ट है, वो दूसरों की मदद करने में यकीन रखता है, लेकिन एडा एक माँ बनने जा रही है। उसकी दुनिया अब सिर्फ क्रांति नहीं, सुरक्षा और स्थिरता है। फ्रेडी थोड़ा शांत है, वो जानता है कि एडा सही कह रही है, लेकिन शायद वो खुद को बदल नहीं सकता। उसकी आवाज में नरमी है, गिल्ट भी है।
वो पैसे किसी काम के लिए है एडा। एडा फ्रेडी से नफरत नहीं करती, वो बस डरी हुई है उस आने वाले बच्चे के लिए। देखो दोस्तों, ये सीन दिखाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं होता। सच्चा प्यार तब होता है जब दो लोग मुश्किल हालातों में भी एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, भले ही उनके रास्ते अलग अलग क्यों ना हों। एडा प्रैक्टिकलिटी है, फ्रेडी आदर्श है, और इनके बीच जो टेंशन है वो असली जिंदगी की टेंशन है। इस सीन में शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्यार में कभी कभी समझौता जरूरी होता है? कमेंट में जरूर लिखो। ये शो फिक्शन जरूर है, लेकिन इसके इमोशंस बहुत असली हैं। तो दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक कागज का टुकड़ा सिर्फ एक एड्रेस नहीं, बल्कि जान बचाने और जान लेने के बीच का फर्क बन जाता है। सीन की शुरुआत होती है, टॉमी अपने पब के अंदर एक शांत से कैबिन में बैठा है। उसके सामने एक चिट्ठी पड़ी है जिसे वो बस खोल ही रहा होता है। पॉली की आंखों में गंभीरता है, आवाज में साफ झलकती चिंता। वो बताती है, ये एड्रेस एक औरत ने मुझे दिया है, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से भेजी। टॉमी का सवाल सीधा होता है, किसका एड्रेस है? पॉली थोड़ा रुक कर कहती है, मेरे पास एक प्लान है। अब यहाँ एक बात, मुझे लगता है ये चिट्ठी आडा ने पॉली को दी है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो बस रुको, आगे सब समझ में आ जाएगा और आप खुद डिसाइड करना कि मेरी थ्योरी में दम है या नहीं। रात की बारिश और दो दुश्मनों की मुलाकात। अब सीन कट होता है। बारिश में भीगी हुई सड़कों पर टॉमी और कैम्बल आमने सामने खड़े हैं। टॉमी हाथ में वही चिट्ठी लिए हुए है। ये एड्रेस है स्टैनली चैपमैन का, और यही वो आदमी है दोस्तों जिसे फ्रेडी ने पैसे दिए हैं अपनी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। अब ध्यान दो, इस एड्रेस की जानकारी सिर्फ एक इंसान के पास थी, एडा। तो अब आप समझे मैं क्यों कह रहा था कि शायद ये एड्रेस आडा ने पॉली को दिया हो। लेकिन कैम्बल खुश नहीं है। उसे उम्मीद थी कि उसे फ्रेडी थॉर्न मिलेगा, वही इंसान जिसे वो हर हाल में पकड़ना चाहता है। लेकिन टॉमी अपना मास्टर स्ट्रोक चलता है। स्टैनली फ्रेडी से भी बड़ी मछली है और उसके पास अभी 200 पाउंड्स हैं जो रशिया की गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट पार्टी को दिए हैं। उसे पकड़ोगे तो तुम्हारे पास ऐसे सबूत होंगे जिनसे तुम पूरे कम्युनिस्ट नेटवर्क को गिरा सकते हो। देखो, टॉमी का दिमाग यहाँ भी चाल चल रहा है। वो सिर्फ एक एड्रेस नहीं दे रहा, वो एक बड़ा सौदा कर रहा है। टॉमी कहता है, इस एड्रेस के बदले में तुम आडा और फ्रेडी को इस शहर से बिना किसी परेशानी के जाने दोगे। कैम्बल सौदा मान जाता है। अब सीन आता है उस लेवल पर जहां डर रूह में उतर जाता है। कैम्बल अपना डर जाहिर करता है, मिस्टर चर्चिल अब बेसब्र हो रहे हैं और अगर तुमने शिपमेंट नहीं लौटाई तो मुझे यहाँ से हटा दिया जाएगा। टॉमी कामली याद दिलाता है, किम्बर से मेरी डील होते ही तुमको शिपमेंट मिल जाएगा, यही हमारी डील थी। लेकिन तभी कैम्बल की आंखों में अंधेरा उतर आता है। वो कहता है, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी वजह से मुझे हटाने का फैसला तुम्हारा शिपमेंट लौटाने से पहले ना आ जाए, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारी वजह से निकाला गया तो मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसे देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। अब उसके शब्द धीमे हो जाते हैं, लेकिन उनमें आग है, जहर है। मैं तुम और तुम्हारे सभी भाइयों के सिर हथौड़े से कुचल दूंगा। तुम्हारी बहन और उसका बच्चा, उनके लिए भी मेरी नफरत उतनी ही है। सिर्फ फिन को छोड़ूंगा, लेकिन उसे ऐसी जेल में डाल दूंगा जहां आदमियों को छोटे बच्चों की भूख होती है। दोस्तों, ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये एक आदमी की आंतरिक सड़न की चीख थी। कैम्बल अब सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो बदले की आग में जल रहा एक राक्षस बन चुका है। और अब कैम्बल पलट कर जाने लगता है, लेकिन तभी टॉमी अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और सीधा उसकी पीठ पर तान देता है। सीन थम जाता है। टॉमी की आंखें कुछ सोच रही हैं। हर वो लफ्ज जो कैम्बल ने अभी कहा, उसकी आंखों में एक एक विजुअल बन चुका है। एक पल के लिए लगता है टॉमी ट्रिगर दबा देगा, लेकिन वो कुछ नहीं करता। शायद प्लान बिगड़ने का डर है या कुछ ऐसा जो अभी हम नहीं जानते। यहाँ टॉमी का रुकना कावर्डाइज नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। टॉमी जानता है कि अभी भावनाओं से नहीं, दिमाग से जीतना होगा। लेकिन अब उसकी आंखों में वो पुराना सुकून नहीं है। अब वहाँ सिर्फ गुस्सा, चिंता और इंतजार है। अब आप बताओ, क्या टॉमी को कैम्बल को वहीं मार देना चाहिए था, या उसका खुद पर कंट्रोल उसकी सबसे बड़ी ताकत है? क्योंकि अब जो होने वाला है वो शायद सीजन का सबसे बड़ा धमाका होगा। अरे भाई, अगर वीडियो देखकर दिमाग की बत्ती जली हो तो 50 लाइक्स या 50 कमेंट्स ठोक दो, वरना अगला पार्ट हम अपने तक ही रख लेंगे। और हाँ, अगला पार्ट देखने के लिए फिल्म टेप्स को सब्सक्राइब कर लो, वरना बाद में ढूंढते रह जाओगे वो वीडियो कहाँ गया।